अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एमडी कैट के बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैं एमडी कैट इंग्लिश और एमडी कैट फ़िज़िक्स के जो पेपर हैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अब इस वीडियो में मैं आपको बायो के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगी और इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपने बायो के एमसीक्यू को किस तरह से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि बायो के लिए आपकी बुक की लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि आपके बायो के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं और जो एमडी कैट में बहुत ज़्यादा जहाँ से सवाल आते हैं। सो लेट्स सी के बायो के पोर्शन में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं और उनका सल्यूशन क्या है। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहती हूँ कि जो मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो कि अभी आप लोगों को शो भी हो रहा होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसको आप लोग ज्वाइन कर लें, इसको आप लोग फॉलो कर लें, बिकॉज़ एमडी कैट से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा जिसमें आपके फ़िज़िक्स की फार्मूला शीट्स हैं या एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं या डिफरेंट बुक्स का पीडीएफ है, तो वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगी, बिकॉज़ यूट्यूब पर इतना कन्वीनियंट नहीं रहता अपलोड करना। तो आप लोग सब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को वो सारा स्टडी मटेरियल मिल सके एमडी कैट से रिलेटेड। अच्छा, तो हम एमसीक्यूज़ नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पेपर के जो फ़र्स्ट 2 पेजेस थे वो इस पीडीएफ में नहीं है, वो दूसरे पीडीएफ में है। तो मैं जब इसका पार्ट 2 डालूँगी, बिकॉज़ ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हम सारे एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे, फ़र्स्ट 20 एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। जो पार्ट 2 होगा उसमें हम रिमेनिंग एमसीक्यूज़ करेंगे। तो अगर अब आप ये एमसीक्यू देखें, इस पर वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर सपोज टू बी फंक्शनल इन एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ रादर देन इन प्रेजेंट डे स्पीशीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने ये देखना है, सबसे पहले आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। वो पूछना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ में तो फंक्शनल थे लेकिन अब प्रेजेंट डे स्पीशीज़ के अंदर फंक्शनल नहीं है। अगर आप फ़ौरन से रिकॉल करें तो आपके माइंड में आएगा कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो एंसेस्टर्स, जो पुराने लोग थे, यानी पुरानी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनमें तो वो यानी कि इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन आजकल के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जांपल में आपने सबसे बड़ी एग्जांपल अपेंडिक्स की पढ़ी होगी कि अपेंडिक्स का अब हमारी बॉडी में अभी तक कोई फंक्शन नहीं पता चल सका, लेकिन ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ में इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज़म। डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, उसका मेन पॉइंट क्या है। अब इसमें जो सबसे पहले आएगा, इसका 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। डार्विन्स की थ्योरी बेस्ड ही किसके ऊपर है, वेरिएशन के ऊपर है, चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर है। Okay, so next MCQ is question number 18. Descending aorta is bifurcated into 2 vessels which on further division from femoral artery that supply blood to high muscles of the legs, ठीक है। थोड़ी सा कंफ्यूजिंग इसकी स्टेटमेंट है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो हमारे पास डिसेंडिंग अयोटा है, ठीक है, डिसेंडिंग अयोटा जो होती है ना, वो 2 हमारे पास आर्टरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। अब वो जो 2 आर्टरीज़ है ना, वो होती हैं हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है ना। कॉमन इलियक आर्टरी जो है ना फिर डिवाइड होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अंदर और इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अब कौन सी ऐसी आर्टरी है जो कि फेमरल आर्टरी दे रही होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली इलियक आर्टरी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग अयोटा जो है ना वो कौन सी 2 वेसल्स के अंदर डिवाइड होती है, कॉमन इलियक आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरीज़ फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी देती हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी देती हैं, फिर इनमें से फेमरल आर्टरी निकलती है जो कि आपके लेग्स के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। तो इस एमसीक्यू का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, इलियक आर्टरी, ठीक है। तो साथ में मैं आपको चैप्टर भी बताती जाती हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जो हार्ट वाला चैप्टर है, जो आपका सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है आई थिंक, ठीक है। तो ये वहाँ से आप लोगों का आया है। चैप्टर नंबर 14 है फॉर पंजाब स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के जो हैं, बाकी प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी बुक्स में देख लें कि कौन सा चैप्टर है सर्कुलेशन वाला, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स की सारी डिटेल दी गई है। और पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ इज़, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, सबक्लेवियन वेन। क्यों, क्योंकि लिम्फ आपका
लिम्फ कैपिलरीज़ में भी जाता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी जाता है, लेकिन उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो आपकी सबक्लेवियन वेन होती है, क्योंकि जो आपकी थोरेसिक डक्ट होती है ना, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा होता है, वो अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन के अंदर जाकर ड्रेन करती है। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है लिम्फ की, वो सबक्लेवियन वेन होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ABO ब्लड ग्रुप इज़ कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स इन अ पॉपुलेशन, दिस शोज़ दैट ABO ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक कोई भी ऐसा ट्रेट जो 2 से ज़्यादा एलील्स जिसको कंट्रोल कर रहे हों, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। ये मल्टीपल एलील्स की एक एग्जांपल है, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब आपको पता है ना, ज़्यादा। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपके पास 3 एलील्स होते हैं, एक IA होता है, एक IB होता है और एक शॉर्ट आई, स्मॉल आई जो होता है वो होता है, ठीक है। 3 एलील्स होते हैं, तो इसलिए ये किसकी एग्जांपल है, ये मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल है। Question number 21. According to the Mendel's law of segregation, the one individual out of 4 in F2 generation had phenotype that failed to express in dash generation. ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अल्फ़ा ऑप्शन F1 जनरेशन, क्योंकि जब F1 जनरेशन से आपकी F2 जनरेशन बनती है तो उसमें एक इंडिविजुअल ऐसा होता है जो वेरिएशन शो कर रहा होता है F1 जनरेशन से, ठीक है। जब आप मेंडल्स लॉ वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपनी बुक में तो उससे आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा कि इस MCQs का आंसर F1 कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 22. Test cross is made to check the genotype of a trait. Which of the following crosses is a test cross? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, अननोन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बिकॉज आप देख रहे हैं जो स्मॉल टी 2 होते हैं ये रिसेसिव को शो कर रहा होता है, 2 रिसेसिव एलील्स हैं, तो टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव के साथ किया जाता है, ठीक है। अब ए ऑप्शन में कैपिटल ए आ गया तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है, सी ऑप्शन में दोनों कैपिटल हैं तो इसका मतलब ये दोनों डोमिनेंट हैं, डी ऑप्शन में दोनों कैपिटल हैं दोनों डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट एलील कभी भी टेस्ट क्रॉस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, हमेशा 2 रिसेसिव एलील्स टेस्ट क्रॉस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो आपका मेंडल्स लॉ वाला जो चैप्टर है, जेनेटिक वेरिएशंस वाला जो चैप्टर है, वहाँ से ये MCQs आया हुआ है। तो अब आपको समझ आ रही है कि सिर्फ बुक की लाइंस को रट्टा मारने से आपको बायो के MCQ सॉल्व नहीं होंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर करने पड़ेंगे, आपको समझ के चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, फिर ही आपका बायो का पेपर सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स ATP इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है। अब 23 का जो आंसर होगा वो बीटा ऑप्शन होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग, ठीक है। जब एक्टिन और मायोसिन के हेड्स आपस में क्रॉस ब्रिजिंग कर लेते हैं, फिर इस क्रॉस ब्रिजिंग को ब्रेक करने के लिए आपको ATP की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका मसल्स वाला जो चैप्टर है उसमें से ये सवाल आया हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स इज कॉल्ड। अब जो मसल सेल्स होते हैं उनका सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, सार्कोलेमा, ठीक है। उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सार्कोलेमा कहलाता है। तो 24 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इरेगुलर स्ट्रिएशंस एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल इज़ रिलेटेड टू। इरेगुलर स्ट्रिएशंस और इनवॉलंटरी कंट्रोल ये करेक्टरिस्टिक है कार्डियक मसल्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ विच टिश्यू। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अल्फ़ा ऑप्शन, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ज़रा आप इंपॉर्टेंस चेक करें इस चैप्टर की, ठीक है। ये जो सारे सवाल हैं ना, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 4 सवाल आपके जो है ना ये आपके मसल्स वाले चैप्टर से आए हैं। मसल्स एंड बोन्स ये चैप्टर जिस नाम से है ना, ये उस चैप्टर से आपके 4 सवाल आए हैं। तो आपको और ऑलमोस्ट सारी बुक की लाइंस हैं, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टेक्स्ट रीड करने से ही याद होंगी। तो अब इस चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई कि ये MD कैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मसल्स एंड बोन्स वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल इज़ कंट्रोल्ड बाय। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, चाहे वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, चाहे वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ठीक है, चाहे वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो, जितने भी हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इन्होंने आपको फीमेल हार्मोन्स इसलिए दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, आपका जो माइंड है वो यूट्रस, ओवरी या स्टिमुलेटेड फॉलिकल्स की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन कोई भी यहाँ पर हार्मोन आ जाएगा तो उसका आंसर हाइपोथैलेमस ही होगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपके हार्मोन्स वाले चैप्टर से आए जिसमें आपने सारे हार्मोन्स पढ़े हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म मेन्यूपॉज मीन्स, ठीक है, मेन्यूपॉज उस कंडीशन को कहते हैं व्हेन वीमेन स्टॉप प्रोड्यूसिंग द ओवा। तो 28 का चार्ली ऑप्शन होगा, स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है द स्टडी सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिला, मॉर्गन मेटेड वाइट आइड मेल्स विद वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल्स, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में पूछा है। जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो जो वाइट आइड मेल्स थे इट वाज बेसिकली अ रिसेसिव करेक्टर, और जो रेड आइड फीमेल्स थी वो एक डोमिनेंट करेक्टर था, ठीक है। रेड आई जो थी वो डोमिनेंट करेक्टर था, वाइट आइज जो थी वो रिसेसिव करेक्टर था। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें सारे जो करेक्टर्स होते हैं वो डोमिनेंट वाले आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो फिनोटाइप थी वो सबकी क्या थी, रेड आइड थी, ठीक है ना। ऑल रेड आइड मेल एंड फीमेल, 29 का अल्फा ऑप्शन आएगा, ठीक हो गया। बिकॉज फर्स्ट जनरेशन के बाद जो आपकी सेकंड जनरेशन बनती है उसमें सारे डोमिनेंट करेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आता है एंटीरोन इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ। ओके, ये वाला जो चैप्टर है ना ये अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। किंगडम एनिमेलिया ये चैप्टर है, ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन प्लीज़ आपने इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। इसमें से अभी आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा MCQs आते हैं, ठीक है। तो एंटीरोन इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम नाइडेरिया, ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। 31 पे आता है, और ये चैप्टर ना आपको जस्ट रटा ही है इसमें, ठीक है, सारी बातें आपको इसमें याद करनी है। लेकिन अगर आप लोग किंगडम एनिमेलिया को अच्छे तरीके से और आसानी से करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखें, मैंने अपलोड की हुई है किंगडम एनिमेलिया को कैसे प्रिपेयर करना है। उसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपने किंगडम एनिमेलिया से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और कैसे कैसे करने हैं। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नोट्स भी डाल दिए हैं जहाँ पर टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर किंगडम एनिमेलिया लिखा हुआ है। उन्हीं नोट्स से मैंने याद किया था, मैंने बुक से बिल्कुल भी याद नहीं किया था किंगडम एनिमेलिया को, और उन नोट्स से मुझे बहुत अच्छे से किंगडम एनिमेलिया प्रिपेयर हो गया था सारा, ठीक है। तो अगर आपका किंगडम एनिमेलिया प्रिपेयर नहीं हो रहा तो आप लोग जाके मेरी वो वीडियो देखें जो मैंने किंगडम एनिमेलिया के ऊपर बनाई है, और साथ में डिस्क्रिप्शन में वहाँ से नोट्स का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है द बॉडी ऑफ विच इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो 31 का चार्ली ऑप्शन है। एनिलिड्स की जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस बाय, इसका ऑप्शन बीटा है, प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होती है प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 एंड 33 अभी मैं पढ़ती हूँ। 4 चैम्बर्ड हार्ट विद द राइट सिस्टेमिक आर्च ओनली इज़ प्रेजेंट इन, तो ये बर्ड्स के अंदर होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 30, 31, 32 एंड 33 4 MCQs आपके किंगडम एनिमेलिया से आए हैं। जस्ट इमेजिन अगर कोई बच्चा किंगडम एनिमेलिया को मुश्किल समझ के छोड़ देता है तो उसके तो 4 के 4 MCQs गलत हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि और MD-CAT में आपको पता है 0.5 का कंपटीशन हो रहा होता है, तो ये 4 MCQs आप अपने नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए आप लोग किंगडम एनिमेलिया को अच्छे से प्रिपेयर करें और बेहतर है कि नोट से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 34 है द मूवमेंट ऑफ वाटर टू लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, तो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है द डैश डिस्क्राइब्स हाउ वाटर एंड डिजॉल्व्ड केमिकल्स आर कैरीड थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर गैप्स ऑफ द प्लांट्स। तो वो थ्योरी जो बताती है कि वाटर और केमिकल्स सेल वॉल के थ्रू और इंटरसेलुलर गैप्स के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो आपकी एपोप्लास्ट थ्योरी है, ठीक है। बाकी जो सिम्प्लास्ट थ्योरी है वो साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व कर रही होती है, ठीक है। तो और जो वैक्यूलर थ्योरी है वो वैक्यूल्स के बारे में बता रही होती है। तो जो एपोप्लास्ट थ्योरी होती है वो बता रही होती है कि सेल वॉल और इंटरसेलुलर गैप्स के थ्रू किस तरह से वाटर और केमिकल्स की मूवमेंट हो रही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें पैरासाइट अपने होस्ट की सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूज़ कर रहा होता है। इसका 36 का बीटा ऑप्शन होगा। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। 37 का चार्ली ऑप्शन होगा। पार्वो वायरस जो होता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है। तो ये आपका जो वायरसेस वाला चैप्टर है वहाँ से MCQs आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है, तो 38 का चार्ली ऑप्शन। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स जो है इट इज़ बेसिकली एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, बाकी सारे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरट्राइकोसिस ये नहीं आएंगे, इसमें से चार्ली ऑप्शन आएगा, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, ओनली दोज जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। असॉर्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब है सेपरेट इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, हुज लोकाई आर प्रेजेंट ऑन। तो 39 का कौन सा ऑप्शन होगा, चार्ली ऑप्शन होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। ठीक है, तो सिर्फ वो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं जिनके लोकाई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 39 का चार्ली ऑप्शन होगा। 40 के ऊपर आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल द मेंशन बिलो एक्सेप्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, क्योंकि एमडी कैट में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, जल्दी जल्दी एमसीक्यूज रीड करते जाते हैं, तो स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल द मेंशन बिलो। अब वो क्या करेंगे, वो जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उनके माइंड में आएगा कि अच्छा ये बताना है कि इनमें से किसके अंदर स्मूथ मसल्स को पाए जाते हैं। पहले उनको ट्रैकिया नज़र आएगा, वो ट्रैकिया का ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, आगे जो एक्सेप्ट का वर्ड लिखा हुआ है ना उसको नहीं देखेंगे और ना ही सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो सारे ऑप्शन पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि ये तो सारे ऑप्शंस ठीक हैं, सिर्फ एक इनमें से ऑप्शन है जो कि जिसके अंदर स्मूथ मसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका 40 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, एल्वियोलाई। तो इसलिए मैंने आपकी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपने स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है। एक्सेप्ट का वर्ड लिखा हुआ होगा, नॉट का वर्ड लिखा हुआ होगा, वो आपने उस पर गौर करना है और चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद फिर ही आपने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू कांटेक्ट विद अ गैस एक्सचेंज सरफेस इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 41 इसका बीटा ऑप्शन होगा, वेंटिलेशन। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं हो सकता, गैस ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता, रेस्पायरेशन तो पूरा एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो वेंटिलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर को उस सरफेस तक लेकर आते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होना होता है। क्वेश्चन नंबर 42, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल की सिर्फ एक ही लेयर होती है और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनकी 2 लेयर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वेरिएशंस होती हैं शेप और साइज़ के अंदर। ठीक है, तो 43 का चार्ली ऑप्शन होगा। 44 क्या है, 44 है, बैक्टीरियल सेल हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप थ्रू। इसका अल्फा ऑप्शन होगा, सेल वॉल। ठीक है, चाहे प्लांट का सेल हो चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, सेल वॉल इज़ द मेजर थिंग जो उनकी शेप को मेंटेन कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बीटा, हाइपोमाइक्रोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसइंफेक्टेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटाशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक वो जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और एक वो होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को किल नहीं करते लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। ठीक है, तो अब इसमें से जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है, पोटाशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, इनहिबिट करते हैं, लेकिन जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या होगा, अल्फा ऑप्शन होगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 47, द फंक्शन ऑफ हाइलुरोनाइडेज एंजाइम इज़। हाइलुरोनाइडेज एंजाइम क्या करता है, इट काजेज द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। 47 का अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, इन ह्यूमन फीमेल्स व्हाट इज़ द स्मॉल pear shaped muscular डिस्टेंसिबल सैक लाइक ऑर्गन वेयर गेस्टेशन टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्फा ऑप्शन होगा, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के अंदर ही गेस्टेशन होती है। उसके बाद आता है 49, द लेबर पेन्स टू एक्सपेल फीटस आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन।
इसका ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन, मायोमेट्रियम, ठीक है, क्योंकि मायोमेट्रियम के अंदर मसल्स होते हैं, उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और फीटस की एक्सपल्शन होती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50, वायरस इज़ व्हाट टाइप ऑफ एजेंट। इसका बीटा ऑप्शन होगा, इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, क्योंकि सेल इसके अंदर नहीं, सेलुलर एजेंट इसको नहीं कहा जाता, ये बॉर्डर लाइन पे होता है। और चार्ली ऑप्शन में नॉन इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शियस है, ठीक है, इन्फेक्शियस का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग। और डेल्टा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, नॉन प्रोटीन एजेंट नहीं है, वायरस के अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो आज हम लोग 50 MCQs तक करेंगे, बाकी हम लोग पार्ट बी के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर भी कर दें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट्स पे पूछ सकते हैं।